अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि जब हम किसी मेटल को जब किसी मेटल के इलेक्ट्रोड को पुट किया जाता है इज पुट इनटू अ सॉल्यूशन, एक ऐसे सॉल्यूशन के अंदर ऑफ इट्स ओन आइन, जिसके अंदर उसी मेटल के अपने आइन मौजूद होते हैं। कैसे? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सेल है, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है। इसके अंदर हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन क्या प्रोड्यूस करेगा हमें पता है, वो पैदा करता है Cu+2 आइंस और सल्फेट आइन SO4- 2। तो हमने यहाँ पर ये हमारे पास ये सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। अगर हम इसके अंदर डिप कर देते हैं कॉपर के इलेक्ट्रोड को, तो इसका मतलब यही है कि व्हेन अ मेटल इलेक्ट्रोड इज पुट इनटू द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आइन, तो इस सूरत में क्या होता है, इस सूरत में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। इस सूरत में क्या होता है, एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज भी कहते हैं। ये क्या होता है, इज पैदा होता है, एस्टैब्लिश होता है, प्रोड्यूस्ड होता है बिटवीन, किसके दरमियान, बिटवीन मेटल एंड मेटल आइन इन द सॉल्यूशन, बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड इट्स आइन इन द सॉल्यूशन। जब किसी मेटल के इलेक्ट्रोड को उसके अपने सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को ये सेल बनाकर दिखाया है, तो होता क्या है, होता यह है कि इस मेटल का इलेक्ट्रोड और जो इसके सॉल्यूशन में इसके अपने आयन्स मौजूद हैं, इनके दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है या वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इस कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। असल में होता कुछ इस तरह से है कि जब हम लोग ये कॉपर के इलेक्ट्रोड को कॉपर के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, ये जो सॉल्यूशन वाले आयन हैं कॉपर के, जो Cu+2 की सूरत में है, ये इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इनके 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और फिर ये कन्वर्ट हो जाएंगे इसके अंदर कॉपर मेटल में। कॉपर मेटल में कन्वर्ट होने के बाद ये कॉपर जो है इस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। उसके बाद जो कॉपर वाले जो मेटल वाले कॉपर हैं, जो इलेक्ट्रोड वाले कॉपर हैं, वो होते हैं Cu की सूरत में, इन पर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता। ये अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, Cu+2 में, और अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं। यूँ होता है कि जैसे ही हम लोग सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं इलेक्ट्रोड को, तो शुरू में हमारे पास क्या होता है, जो कॉपर मेटल हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़कर कन्वर्ट हो रहे हैं किसके अंदर, Cu+2 में, और अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहे होते हैं। ये जो प्रोसेस है ये ज़्यादा तेज़ होता है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद जो अपोजिट प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। वो कौन सा है, जो कॉपर के आइंस बन रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन दोबारा रीगेन करके दोबारा कॉपर के इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या हो रहे होते हैं, डिपॉजिट हो रहे होते हैं, किसकी सूरत में, कॉपर मेटल की सूरत में। तो कुछ देर के बाद इन दोनों के दरमियान एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। इस इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं रिडॉक्स इक्विलिब्रियम। तो मिलकर हम कह सकते हैं कि रिडॉक्स इक्विलिब्रियम बिटवीन टू केमिकल रिलेटेड, ठीक है जी, बिटवीन टू, हाँ जी, केमिकली या केमिकल स्पीशीज
that are in different oxidation state, that are in different oxidation states। कैसे? जैसे कॉपर +2 था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और कन्वर्ट हो गया कॉपर के अंदर। कॉपर ने वही 2 इलेक्ट्रॉन छोड़कर कन्वर्ट हो गया इसके अंदर कॉपर के आयंस में। तो इनके दरमियान का प्रोड्यूस हो रहा है एक रिडॉक्स इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी रिडॉक्स प्रोसेस होता है तो उसके अंदर रिडॉक्स इक्विलिब्रियम क्या होता है? ज़रूर होता है। तो हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से जो रिएक्शन हैं इक्विलिब्रियम के दौरान, या जब हम लोग कोई भी इलेक्ट्रोड किसी सॉल्यूशन में डालते हैं तो कौन कौन से 2 प्रोसेस होते हैं। मिसाल के तौर पर हमने एक सेल बनाया, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, कॉपर का एक इलेक्ट्रोड बनाया हमने, उसके अंदर कॉपर के सॉल्यूशन के अंदर उसको डिप कर दिया है। तो डिप करने के बाद हमारे पास 2 रिएक्शन होते हैं। कौन कौन से? पहला देखें, जैसे मैंने आप लोगों को भी बताया है कि जो मेटल एटम है फ्रॉम इलेक्ट्रोड वो इंटर होगा सॉल्यूशन के अंदर एज ए मेटल आयन। मीन के जो कॉपर मेटल है, मीन के जो मेटल एटम्स हैं, हाँ जी, वो कहाँ से? फ्रॉम द इलेक्ट्रोड, मीन के इलेक्ट्रोड से किस में इंटर होंगे? इंटरिंग द सॉल्यूशन। जब वो सॉल्यूशन में इंटर होंगे तो वो कैसे इंटर होंगे? वो अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़कर इंटर होंगे। जब इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे तो वो किस सूरत में होंगे? एज मेटल आयन, मेटल आयन की सूरत में। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कैसा होगा कि कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और Cu+2 के अंदर क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा कौन सा प्रोसेस होगा? दूसरा प्रोसेस होगा जो सॉल्यूशन के अंदर आयन मौजूद हैं, मीन के आयन्स इन सॉल्यूशन, और वो कौन से आयन्स हैं? वो हमारे पास हैं Cu+2। अच्छा, सल्फेट आयन मौजूद हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे वो कौन से होंगे? कॉपर वाले आयन्स होंगे, कॉपर के आयन्स होंगे जिस पर +2 का चार्ज है, वो एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है जी, एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इलेक्ट्रोड। कहाँ से? इलेक्ट्रोड से हासिल करेंगे, हाँ जी, फ्रॉम इलेक्ट्रोड। और क्या करेंगे? और मेटल एटम के तौर पर इलेक्ट्रोड की सरफेस पर डिपॉजिट हो जाएंगे, एंड वो डिपॉजिट होंगे ऑन द सरफेस ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड। तो कुछ देर के बाद इन दोनों प्रोसेस के अंदर एक हमारे पास हो रहा है इलेक्ट्रॉन देना, दूसरा हमारे पास हो रहा है इलेक्ट्रॉन लेना। तो इन दोनों के दरमियान कुछ देर के बाद दोनों, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो रेट है वो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इस सूरत में हमारे पास क्या हो जाएगा? रिडॉक्स इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो रिडॉक्स इक्विलिब्रियम कब एस्टेब्लिश होगा? हाँ जी, रिडॉक्स इक्विलिब्रियम कब होगा? जब हमारे पास रेट ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन जब बराबर हो जाएगा किसके? हाँ जी, रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या लूज। तो जब ये दोनों बराबर होंगे आपस में तो हमारे पास कौन सा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा? रिडॉक्स इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। अच्छा जी, ये जो रिडॉक्स इक्विलिब्रियम है ये हमें किस चीज़ के बारे में बताता है? ये जो रिडॉक्स इक्विलिब्रियम की वैल्यू है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है, ये हमें बताती है कोई भी मेटल कितना जल्दी ऑक्सीडाइज होगी, ईज ऑफ ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन के बारे में। मीन के वो मेटल रिड्यूस होना चाहती है या फिर ऑक्सीडाइज होना चाहती है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जी कॉपर जो है, कॉपर और कॉपर आयंस के दरमियान रिडॉक्स इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है।
और हम देखेंगे कि रेडॉक्स इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितना है, उससे हम अंदाज़ा लगा सकेंगे कि कॉपर +2 की सूरत में रहना चाहता है या कॉपर मेटल की सूरत में रहना चाहता है। तो यूँ हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। हाँ जी, ये तो हमारे पास हो गया कि जब एक हम इलेक्ट्रोड को डालेंगे किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, तो जब हम लोग दो इलेक्ट्रोड्स को दो डिफरेंट सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे और उनको आपस में कंपेयर करेंगे तो फिर क्या होगा। देखें, हमारे पास दो किस्म की मेटल्स होती हैं। एक हमारे पास होता है फॉर अन रिएक्टिव मेटल्स। अनरिएक्टिव मेटल से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पर हमने एक सेल बनाया, इस सेल के अंदर हमारे पास सॉल्यूशन है, इसके अंदर हमने एक मेटल का इलेक्ट्रोड डिप किया, ठीक है, और दूसरी हमने एक बनाया, इसके अंदर भी हमने मेटल का एक इलेक्ट्रोड डिप किया। इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे? कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। जब दोनों आपस में कनेक्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रोड जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कौन सा इलेक्ट्रोड जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, कौन सा एक्सेप्ट कर रहा है और कौन सा दे रहा है। तो जो अनरिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करती हैं, ठीक है। मीन के अगर कॉपर का इक्विलिब्रियम, जैसे हमने अभी कॉपर का इक्विलिब्रियम देखा, उसको कंपेयर किया जाए किसी दूसरे मेटल के इक्विलिब्रियम के साथ, तो कॉपर इलेक्ट्रॉन हमेशा लेना पसंद करता है। फिर हम इसे कैसे कहेंगे? फॉर अनरिएक्टिव मेटल सच एज हमारे पास कॉपर है, सच एज Cu कॉपर, अगर इसका इक्विलिब्रियम, इफ दिस इक्विलिब्रियम, हाँ जी, कंपेयर किया जाए, इज कंपेयर्ड विद द इक्विलिब्रियम with the equilibrium set up by other metal या with the equilibrium of other metal, फिर क्या होगा? जो कॉपर है, कॉपर हमेशा वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा। मीन के Cu+2 जो है वो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉपर मेटल में। मीन के यहाँ देखें अगर कि ये हमारे पास दूसरी मेटल है और ये हमारे पास इस साइड वाली कॉपर मेटल है और ये हमारे पास कोई भी दूसरी मेटल है जिसको मैं अदर मेटल कह रहा हूँ। अगर इन दोनों को आपस में जोड़ा जाए तो कॉपर जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेने के बाद अपने इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होना ज़्यादा पसंद करता है, और ये जो मेटल होगी दूसरी मेटल, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद आयंस के अंदर कन्वर्ट होना पसंद करेगी। मीन के कॉपर जो है अनरिएक्टिव मेटल है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जल्दी से नहीं देता। तो यूँ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कॉपर जो है वो ईजी टू रिड्यूस होता है। मीन के कॉपर की प्रॉपर्टी है, कॉपर जो है वो ईजिली क्या होता है? रिड्यूस होता है। मीन के कॉपर जो है वो क्या होता है? रिलेटिवली ईजी टू रिड्यूस, रिलेटिवली, हाँ जी, ईजी टू रिड्यूस। हाँ जी, जब हम लोग बात करते हैं दूसरी टाइप्स की मेटल की, वो दूसरी हमारे पास मेटल हैं फॉर रिएक्टिव मेटल्स, हमारे पास हैं फॉर रिएक्टिव मेटल। हाँ जी, जैसा कि हमने यहाँ ऊपर देखा कि जो रिएक्टिव मेटल होती हैं वो, जैसे अदर मेटल मैंने यहाँ पे कहा, वो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करती हैं, और जो नॉन रिएक्टिव मेटल होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करती हैं। जैसे हमारे पास ये है, अगर हम यहाँ पे देखें, वेनेडियम है हमारे पास, एक मेटल है, इस पर +2 चार्ज होता है, वेनेडियम +2। तो ये क्या करना चाहता है? ये असल में इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद वेनेडियम +2 में कन्वर्ट होने की ज़्यादा सलाहियत रखता है। ये मैंने जो एरो का निशान उल्टा लगाया, इससे मुराद है कि ये इलेक्ट्रॉन को देना पसंद करता है। याद रखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हम इक्वेशन की लेफ़्ट साइड पर लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखे हुए हैं। तो हम इस तीर को उल्टा देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, असल में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो मीन कि अगर हम यूँ कहें कि कॉपर और वेनेडियम के केस के अंदर
वेनेडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता है, मीन कि इस केस में जो V है वो क्या होता है, ईजीली ऑक्सीडाइज होता है, और जो कॉपर है वो क्या होता है, ईजीली रिड्यूस होता है कॉपर की सूरत में Cu+2 की सूरत में। तो इस वेनेडियम के केस के अंदर जो हमारे पास इक्विलिब्रियम की पोजीशन है वो किस साइड पर लाई करेगी, ऑन लेफ्ट साइड, क्योंकि रिएक्शन कहाँ जाता है, रिएक्शन जाता है जी रिवर्स डायरेक्शन में, मीन कि हमारे पास कौन ज़्यादा बनते हैं, V+2 ज़्यादा बनते हैं, इसलिए रिएक्शन कहाँ पर होता है, ऑन द लेफ्ट साइड। कॉपर केस में क्या होता है, कॉपर केस में रिएक्शन क्या जाता है, फॉरवर्ड जाता है, और यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो कहाँ लाई करेगी, ऑन राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। ठीक है जी, क्योंकि कॉपर मेटल की सूरत में रहना चाहता है और जो वेनेडियम है वो किस सूरत में रहना चाहता है, आयंस की सूरत में रहना पसंद करता है, इनकी रिएक्टिविटी की बुनियाद पर।